हाय गाइस, तुम लोग आज एंग्लो सेक्शन पीरियड पढ़ेंगे और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद मैं एंग्लो नॉर्मन और जोसेरियन एक और आगे मैं बताऊंगा। तो हम लोग नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट बात करने का कोशिश करेंगे इजी वे, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऐसा चीज़ रहता है याद करना पड़ता है और इतना याद भी नहीं रहता है। बहुत सारा अमेरिकन लिटरेचर, रशियन, दिस दैट, जर्मन पढ़ना पड़ता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें फर्स्ट एंग्लो सेक्शन एंड ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है इसका जो टाइमिंग पीरियड है 450 से 1050 तक। जब आप विलियम जिलाओं को पढ़ेंगे तो इसमें आपको ये डेट मिलेगा। यदि आप नेट पर सर्च करेंगे तो 14 से 1066 तक मिलेगा। 1066 के बाद आता है एंग्लो नॉर्मन। एंग्लो सेक्शन जो ये जर्मैनिक ट्राइब थे, याद करना है थोड़ा, नॉर्मली ऐसे सोचना है। जर्मैनिक ट्राइब थे जिसमें लगभग 30-40 के या 50 के अप्रॉक्स में एक ग्रुप हुआ करता था और वो एक जगह से दूसरे जगह अपना रह करके एक जगह से दूसरे जगह जा करके अपना गुजारा करता था और कभी एक दूसरे पे अटैक भी करता था। ये अधिकांशतः समुद्र के किनारे रहता था और अधिकांश मछली पकड़ने का अपना गुजारा करता था। इसके बाद आता है वर्ल्ड सेक्शन वर्ड एंगल, एन या ओंगल मीन्स होता है वो, यहाँ पे यदि नहीं दिख रहा होगा तो इसका स्पेलिंग ONGL। इसका मतलब होता है हुक लाइक दिस फॉर कैचिंग फिश। In English, verb angle word invariably used by Walton and other writer in the sense of fishing। हम देखते हैं इंग्लिश में जो वाल्टन जो यूज किया है और अदर राइटर किस सेंस में यूज किया है, फिशिंग सेंस में, मतलब मछुआरा, मछली पकड़ने वाला, ये सब एंगल्स पीपल जो थे। इसके बाद आते हैं सेक्शन फ्रॉम द सिक्स सैक्स ए शॉर्ट ए स्वॉर्ड मीन्स द स्वॉर्डमैन। ये समझ सेक्शन पीपल जो थे वो लड़ाकू थे। And the Anglo-Saxon first used in the national sense by the scholar Camden in his work History of Britain। हिस्ट्री में ऑफ ब्रिटेन में फर्स्ट टाइम नेशनल सेंस में यूज किया क्या कैम्डेन। हो सकता है कि पूछते कि एंग्लो सेक्शन को फर्स्ट नेशनल सेंस में कौन यूज किया है, तो कैम्डेन अपने बुक में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन में। क्या विलियम कैम्डेन का जो इसका टाइमिंग पीरियड है 1551 से 1623, एक एंटीक्वेरियन थे, पुरातत्व तो यानी पुराने चीज़ को खोज करने वाला, जिसमें ये दो वर्क लिखा है, ब्रिटानिया एंड लैटिन हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। किंग जेम्स बाइबल 1611 में पब्लिश हुआ। तो बाइबल का बहुत बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नीट के एग्जामिनेशन में पूछ देता है, तो ये चीज़ याद रखना जरूरी है। और अगले वीडियो में बाइबल के बारे में देखेंगे कौन सा बाइबल कब पब्लिश हुआ, कवरडेल बाइबल, सेंट जेरोम्स बाइबल। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ ये जो कैडमन्स हिम जो है इसके बारे में मैं कुछ बताता हूँ। यहाँ पे जगह ना होने के कारण मैंने इतना ही लिख पाया हूँ। ये है, इट वॉज द फर्स्ट सॉन्ग टू प्रेज इंग्लिश कल्चर। इंग्लिश कल्चर को ये प्रेज किया ये सॉन्ग। द फर्स्ट क्रिश्चियन रिलीजियस पोएम इन इंग्लिश, ठीक है, फर्स्ट क्रिश्चियन रिलीजियस पोएम इन इंग्लिश है। इसमें जो है राइटर बोलते हैं वो गॉडली क्रिएचर को प्रशंसा करते हैं, कि बोलते हैं कि गॉड जो है कितना अच्छा इसको क्रिएट किया, इस वर्ल्ड को, हेवन एंड हेल क्रिएट किया लाइक दिस, वो ये बोलता है। इसके बाद आता है ड्यूअर्स लेमेंट या सेफ्रेड, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, SEAFARER, सेफ्रेड। इसका जो लाइन है, दैट एवल इंडेड सो ऑल्सो मेड दिस। इसमें होता क्या है, एक राजा होता है और उसको हर एक चीज़ से बैनिश कर दिया जाता है, एग्जाइल कर दिया जाता है, उसके राजगद्दी से, उसके रॉयल्टी से, जो कुछ भी होता है, और वो आम आदमी का जीवन जीता है। तो उसी को वो दर्शाया गया है इसमें ड्यूअर्स लेमेंट में। इसके बाद हम लोग आते हैं वंडरर। ये जो ओल्ड इंग्लिश पोएम है जो 115 लाइन्स है इसमें, और एलिटरेटिव वर्स है और एक इलेजी है। एलिटरेटिव वर्स जो होता है इट स्टार्ट विद द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है एलिटरेटिव वर्स। इसके बाद आते हैं वेनरेबल बीट। वेनरेबल बीट का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है, जिसमें आता है स्टैटिस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, फर्स्ट सेकेंड एंग्लो सेक्शन क्रोनिकल, ठीक है। ये दो याद रखना जरूरी है, ये दो। इसके बाद हम लोग आते हैं बियोल्फ। बियोल्फ का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। यह जो एक क्या ग्रैंडल जो इसमें एक चुड़ैल रहती है, उसको जो बियोल्फ क्या करता है, लास्टली मार देता है। तो ये एक लॉन्ग एपिक पोएम है। इसका जो ओपनिंग लाइन है,
लो वी हैव लिसेंड टू मेनी अ डे। बहुत बार होता है कि किसी भी नोवेल का, किसी भी ड्रामा को ओपनिंग लाइन पूछ देता है, तो ये ओपनिंग लाइन ज़रूर याद रखिए, लो वी हैव लिसेंड टू मेनी अ डे। ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं कि 1999 को सीमस हेनिंग और स्कॉट एडविन मॉर्गन ब्योल्फ को ट्रांसलेट किया। सॉरी, इसमें एक चीज़, 1999 से सीमस हेनिंग ट्रांसलेट किया, स्कॉट एडविन मॉर्गन भी इसको ट्रांसलेट किया, लेकिन सीमस हेनी जो है ये बहुत ही फेमस हो गया, इसको बहुत सारा अवार्ड भी मिला, लेकिन स्कॉट एडविन मॉर्गन ये फेमस उतना नहीं हुआ। और ये नेट का क्वेश्चन भी है, बहुत बार पूछा भी है कि ब्योल्फ को ट्रांसलेट कौन किया है, तो सीमस हेनी जो है ब्योल्फ को ट्रांसलेट किया है, ये याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। इसके बाद द बैटल ऑफ द मेल्टन एक पोएम है, ये अननोन यानी एनोनिमस राइटर, आपके नाम नहीं दिया है, एक्चुअली लिखा कौन है, तो ये भी याद रखना ज़रूरी है। थैंक यू।